Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? नमस्कार दोस्तों, मैं रूही। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अभी आपके स्क्रीन पर एक न्यूज़ का आर्टिकल आ रहा होगा जो हमारे देश के जाने माने न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे और india.com का है। दोस्तों, ये है आज की वीडियो का प्रूफ कि जिस जगह की बात हम लोग करने जा रहे हैं वो जगह सच में शापित है। जीपी ब्लॉक उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित एक ऐसा घर जिसे शापित माना जाता है। तो आज फिर हम सुनेंगे एक ऐसी ही कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है विशाल की, जिसकी अभी अभी इस घर में चौकीदारी की नौकरी लगी थी। पैसों की कमी थी, इस वजह से उसे यह काम करना पड़ा था। वह पढ़ा लिखा भी था, पर क्या करें, पैसों की कमी जो न करा दे। तो आगे की कहानी हम विशाल के नज़रिए से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं अपना पता अज्ञात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा पहचान उजागर हो। बात सन 2000 की होगी। मैं नया अपने गांव से मेरठ में नौकरी की तलाश में आया था। मैंने साथ साथ बीए भी कर रखा था, पर उस समय नौकरी के लिए डिग्री से ज़्यादा पहचान मायने रखती थी, जिस वजह से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी थी और मैं इधर उधर भटक ही रहा था। हर रोज़ जब मैं टेलीफोन से अपनी माँ से बात करता तो माँ मुझे बहुत सी दिक्कतें बताने लगती। मैंने माँ को अभी तक ये भी नहीं बताया था कि मुझे नौकरी अभी तक नहीं मिली है। बताता भी किस मुँह से। माँ का मैं इकलौता आसरा था। मैं बहुत परेशान था और अपना पूरा हाथ पैर मार रहा था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए ताकि मैं घर पे कुछ पैसे भेज सकूं। इसी बीच मुझे पता चला कि एक बंगले में चौकीदार की नौकरी करनी है। महीने के कुछ 4000 मिल जाते हैं, जो उस टाइम के अंदाज से काफ़ी थे। पहले तो मैंने सोचा कि इतना पढ़ लिख के चौकीदारी करूँगा, गांव में जब लोग पूछेंगे कि मैं क्या करता हूँ तो क्या बताऊँगा कि मैं चौकीदार हूँ। पर फिर एक पल को मुझे मेरी माँ की बातें याद आ जाने लगी, जिसके बाद मैंने फैसला किया कि जब तक कोई और नौकरी नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना यही नौकरी कर ली जाए। नौकरी करते हुए मैं इससे बेहतर नौकरी ढूंढता रहूँगा और बेहतर नौकरी मिलने के बाद मैं इस नौकरी को छोड़ दूँगा। ये सोच मैंने नौकरी के लिए हाँ बोल दिया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरे नौकरी दिलाने वाले ने अपने कार में बैठा उस बंगले के पास ले गया। दोनों कार से उतरे और उन्होंने बंगले की ओर इशारा करते हुए बोला, यही वो बंगला है जिसकी रखवाली करनी है, कर तो लोगे ना? मैंने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं। इस पे उस आदमी ने बोला, हाँ एक बात और, इस घर के बारे में लोग काफ़ी उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, तो तुम उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। इस पे मैंने उनसे पूछा, सर किस तरह की उल्टी सीधी बातें? इस पे उन्होंने बोला, तुम वो छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम यहाँ पूरी ईमानदारी से काम करना और मन लगाकर अच्छे से काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। उसके बाद हम गेट खोल करके अंदर गए। अंदर थोड़ी देर टहलते हुए आगे जाने के बाद उन्होंने आगे की तरफ एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, वही तुम्हारा कमरा है, बाथरूम और किचन भी है। जो देख मैं काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि मेरा किराया भी बच जाता, जिससे मैं माँ को कुछ और पैसे भेज सकता था। पूरा मकान और सब कुछ देखने के बाद हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ वहाँ से निकले
और मेरे रूम पर पहुँचे। रूम पर पहुँचने के बाद मैं गाड़ी से उतरा और उनसे हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरी एक हेल्प कर देते तो बड़ी मेहरबानी रहती। उन्होंने बोला, क्यों नहीं। फिर मैंने बोला, सर गांव में माँ बहुत परेशान है, घर में राशन तक का भी पैसा नहीं है, अगर 2 महीने का सैलरी एडवांस दे देते तो मेरी बहुत मदद हो जाती। उन्होंने मुझे उनके पास मैं नौकरी की तलाश में काफ़ी टाइम से था, इस वजह से वो मुझे अच्छे से जानने लगे थे। उनके पास मेरा आईडी प्रूफ भी था। वो मेरी सारी मजबूरी भी जान रहे थे, इसलिए उन्होंने हंसते हुए बोला, अरे इसमें इतना हिचकिचा क्यों रहे हो। ये बोल वो अपने पर्स से पैसे निकाल मुझे देते हुए बोले, पर हाँ, काम पूरे मन और ईमानदारी से करना, शिकायत का कोई मौका ना आए। इस पे मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं सर, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गए और मैं पीछे खड़े खड़े उन्हें देखता रह गया। मैंने उनसे 2 महीने के पैसे इसलिए लिए थे ताकि मैं 1 महीने का तनख्वाह घर भेज सकूं और कुछ पैसे अपने पास घर खर्च के लिए रख सकूं। उस रात मैं माँ को फ़ोन कर पूरी बात बताया। माँ भी बहुत खुश थी, पर मैंने ये नहीं बताया कि मैं चौकीदारी की नौकरी कर रहा हूँ। मैं बस माँ से इतना बोला कि माँ मेरी अच्छी नौकरी लग गई है और मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं। ये सब बात कर मैं पैकिंग करने लगा और पैकिंग ख़त्म कर मैं सो गया। जब मैं बिस्तर पर पड़ा तो मुझे सर की बात याद आ गई। वो बात जो उन्होंने घर के पास बोली थी कि इस घर के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। मैं सोच ही रहा था कि किस तरह की उल्टी सीधी बातें, पर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि फालतू बातों पे ध्यान देना बंद कर मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ काम कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ सुबह शाम वहाँ पर बैठे रहना था। मुझे सिर्फ वहाँ बैठने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान न देते हुए सो गया। अगली सुबह मैं उठा और रिक्शा कर वहाँ के लिए निकल गया। राजीव चाचा ने मुझे चाबी दे रखी थी। हाँ, उनका नाम राजीव था। मैं गेट पर लगा ताला खोल सामान लेकर अंदर गया। अंदर मैंने अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे पर एक जंग लगा ताला लगा हुआ था। वो एक छोटा सा कमरा था, अंदर ही किचन था और कमरे के बाहर एक छोटा सा शौचालय था। मैं उस ताले को पास पड़े पत्थर से तोड़ अंदर घुसा। कमरे में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जमी हुई धूल की परत से साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ कम से कम 10 साल से तो कोई नहीं आया है। पर राजीव चाचा ने तो कहा था कि पिछला चौकीदार कुछ 6 महीने पहले चोरी करते हुए पकड़ा जाने की वजह से यहाँ से निकाल दिया गया था। मैंने उस बात को भी नज़रअंदाज किया और सोचा पुराना कमरा है, कोई आता जाता नहीं है, इस वजह से ऐसा होगा। और ये सोच मैं दोबारा से साफ सफाई में लग गया। तब मैंने देखा कि वहाँ पड़े चारपाई के नीचे एक बक्सा पड़ा था और दरवाजे के पीछे भी कपड़े टंगे थे। जब मैं किचन की तरफ गया तो वहाँ मिट्टी का एक चूल्हा भी था जो फूट चुका था और पास ही कुछ बर्तन पड़े हुए थे, पर कुछ भी वहाँ पर इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गया था। सभी चीज़ों पर मिट्टी की एक मोटी परत जम चुकी थी जो साफ किए नहीं साफ हो रही थी। दरवाज़ों के पीछे टंगे कपड़ों को कीड़ों ने खा लिया था और वह सूख के एकदम कड़े हो चुके थे। ये सब चीज़ें देख कोई भी ये बोल सकता था कि यहाँ सालों से कोई नहीं रहा है। पर अब सवाल ये था कि राजू चाचा ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। अब मुझे वो बात सोच करके थोड़ी अजीब लग रही थी कि आखिर चाचा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं साफ सफाई तो कर रहा था, पर मेरे दिमाग में यही बातें घूमने जा रही थी। आखिर इतने टाइम से यहाँ कोई आया क्यों नहीं है। साफ सफाई करते करते मुझे शाम हो गया था। उसके बाद मैं अपने बर्तन चूल्हा निकाल खाना बनाने लगा।
खाना खा मैं गेट के पास बने वॉचमैन कैबिन में बैठ गया। वो होते हैं ना छोटे कमरे जिनमें वॉचमैन बैठते हैं, ठीक उसी तरह का एक कमरा इस बंगले के गेट पर भी था। मैं काफ़ी थक गया था क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा था, तो वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। रात के करीब 8 बज रहे होंगे। रोड बिल्कुल सुनसान था। रोड से कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी। रात में बाथरूम लगने की वजह से मेरी आँख खुली। मैं गेट से थोड़े दूर वहीं एक दीवार पर पेशाब करके जैसे ही मुड़ा तो मेरा ध्यान घर की तरफ गया। मैंने देखा घर में लगे शीशे के एक जंगले से मोमबत्ती की रोशनी आ रही है। जंगले से 4 लोगों की परछाई दिख रही थी जो कुछ कर रहे थे। यह देख मैं शक पका गया। मैं डर गया कि 4 चोर और मैं अकेला, मैं उन्हें कैसे रोकूंगा। मेरी सुरक्षा के लिए राजीव चाचा ने मुझे एक बंदूक दे रखी थी। मैं आहिस्ता कदमों से अपनी कैबिन की तरफ गया और वहाँ से बंदूक और टॉर्च उठा। जैसे ही कैबिन से बाहर आया तो देखा वो रोशनी आनी बंद हो गई थी। मैं समझा कि चोरों को मेरे उठने का आभास हो गया है, इसलिए वह छुप गए हैं। उस टाइम फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे कि मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दूं। एक टेलीफोन तो पड़ा था पर वो भी ख़राब था। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि ये बंगला मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसी काम के तो पैसे मिल रहे हैं। ये सोच मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बंगले की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं बंगले के गेट पे पहुंचा तो मैंने देखा मेन गेट पर एक ताला लटका हुआ था जिसे लाल धागे से अभिमंत्रित किया गया था। फिर मैं धीरे धीरे उस जंगले की तरफ गया। मैंने जंगले से पहले बिना टॉर्च मारे अंदर देखने की कोशिश की। अंदर बहुत घना अंधेरा था, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी को अंदर करके देखा तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। ना कोई निशान, ना कोई इंसान। यह देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, पर मैं ज़्यादा ध्यान न देते हुए घर का एक चक्कर मार वापस अपने कैबिन में आ गया और बैठकर सोचने लगा, मैंने तो 4 लोगों की परछाई को साफ साफ देखा है, तो ये कैसे संभव है। फिर मैंने अपने आप को यह कह के समझा लिया कि लगता है नींद में तुरंत उठने की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। उसके बाद मैं गेट खोले एक बार रोड पर निकला। रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था। मैं गेट से बाहर थोड़ी देर टहलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कब्रिस्तान हो और लोग यहाँ आने से डर रहे हों। इंसान का तो वहाँ नामो निशान ही नहीं था। दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, जिनके भौंकने की आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी। बगीचे में लगे पेड़ों से उन लोगों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं टहलते हुए बंगले को घूर रहा था, इस इंतज़ार में कि शायद अगर वो मेरा भ्रम नहीं हुआ तो वो चोर दोबारा आए। पर काफ़ी देर तक टहलने पर भी जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं वापस कैबिन में बैठ गया। वापस वहीं पे बैठे बैठे थोड़ी देर में मेरी आँख लगी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैं बंगले की तरफ गया और बंगले का पूरा एक चक्कर मार सारी खिड़कियों को चेक किया। सारी खिड़कियाँ अंदर से बंद थीं और मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था। मतलब बाहर से कोई अंदर तो नहीं जा सकता था। मतलब जिन लोगों को मैंने देखा वो लोग अगर सच में थे तो वो लोग अंदर ही होंगे। उसके बाद मैं नहा धो तैयार हो वापस अपने कैबिन में बैठ गया। बैठे बैठे मैं रोड को निहार रहा था। सुबह से दोपहर हो चली थी। मैंने गौर किया कि वहाँ से सिर्फ लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, कोई पैदल नहीं जा रहा है। मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था, कोई दिखे जिससे मैं बात कर अपना टाइम काट सकूं, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। दोपहर के समय मैंने देखा कि एक बुजुर्ग चाचा वहाँ से गुजर रहे थे। मैंने जब उन्हें बोला, राम राम चाचा, तो वो मेरी बात का बिना जवाब दिए मुझे घूरते हुए वहाँ से चले गए। अब मेरी एक और आस की नैया डूब चुकी थी।
शाम होते ही मैं गेट का ताला लटका बाजार की तरफ सब्जी लेने निकल गया। जब से मैं गांव से आया था, पैसे न होने की वजह से मैंने ढंग का खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज चिकन बनाऊंगा। ये सोच मैं बाजार से चिकन ला उसे बनाने की तैयारी में भिड़ गया। खाना बना के खाने में मुझे रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद मैं वापस से अपने अड्डे पर आकर बैठ गया और ठीक पिछली रात की तरह कब मेरी आंख लगी मुझे पता भी नहीं चला। आधी रात कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ से मेरी नींद खुली।